हेलो बच्चों, क्या हाल? सब चंगा। मैं हूं यशराज, आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल फिजिक्स कक्षा विद यशराज में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। क्या पढ़ेंगे बेटा? टॉपिक डाले सभी बच्चे नोटबुक निकाल के ही परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण ठीक है बेटा। परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण, डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। अब सबसे पहले जानते हैं अपन परावैद्युत पदार्थ के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन परावैद्युत पदार्थ के। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसे कहेंगे? परावैद्युत पदार्थ किसे कहेंगे? परावैद्युत पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जो खुद विद्युत का चालन नहीं करते, अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं करते, आवेशों का प्रवाह नहीं करते। वही होते हैं अपने पास जो विद्युत का चालन नहीं करते, यानी कि ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो विद्युत का चालन तो नहीं करते परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर या उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करें या विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करें, उन्हें कहते हैं बेटा परावैद्युत पदार्थ। समझ में आया? यानी ऐसे पदार्थ जो विद्युत का चालन तो नहीं करते परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत का प्रभाव प्रदर्शन करते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। लिखते हैं अपन पहले इसको और डिटेल में जानेंगे इसको। अपन नोट डाउन करते हैं चले साथ में। वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते, जो विद्युत का चालन नहीं करते परंतु बाह्य क्षेत्र में रखने पर, एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर, बाह्य क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का, कौन से प्रभाव का बेटा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। आया बेटा समझ में? किसे कहा अपन ने कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते परंतु बाह्य क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। किसका प्रदर्शन करते हैं बेटा? विद्युत प्रभाव का, यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। जब अपन उनको किसी बाहरी क्षेत्र में रख देते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, तो वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रदर्शन करने लग जाते हैं, उनका शो करने लग जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्हें कहते हैं अपन परावैद्युत पदार्थ, डाइइलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं बेटा? डाइइलेक्ट्रिक। कौन कौन से? जैसे एबोनाइट हुआ, एबोनाइट, मोम, कागज, अभ्रक आदि। या एक और लिख लो, तेल, अभ्रक और तेल आदि। अभ्रक आप जानते ही हो, वो चमकीला होता है, बिल्कुल पत्थर जैसा, जिसको हाथ में रखते हैं तो अपन बचपन में खूब क्या होगा, चमक चमक करते हुआ, याद होगा आपको। ठीक है बेटा, अपने पास ये हो गए। अब अपन जानते हैं मेनली कि परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं
उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कौन नहीं होते बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते उनके अंदर, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं होते या नगण्य के बराबर होते हैं तो भी, या अपन उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का इनमें अभाव होता है। इनको अगर अपन विद्युत क्षेत्र में रख भी देंगे तो भी इनमें विद्युत धारा का चालन या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनमें क्या प्रभाव होता है कि जो इनमें अणु है, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं बेटा, जो इनके अणु है उनमें जो आवेश है, धनावेश और ऋणावेश, उसका थोड़ा सा तनिक सा पुनर्वितरण हो जाता है। उस पुनर्वितरण होने से ये जो परावैद्युत पदार्थ हैं ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवण होना क्या होता है ये अपन आगे और समझेंगे डिटेल से। अभी इतना समझ लें कि परावैद्युत पदार्थ को जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो क्या हो जाते हैं बेटा? ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित होना क्या है? मतलब जो उनके अणुओं में आवेश है वो व्यवस्थित हो जाता है, उनमें जो आवेश है वो व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, कोई पूछ ले अपन से कि परावैद्युत पदार्थ को अगर विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या वह विद्युत का चालन करते हैं? साफ नहीं करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं तो कहाँ से चालन करेंगे विद्युत का, कहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे? क्लियर है बेटा? ओके। बाह्य क्षेत्र में रखने पर, बाह्य क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाते हैं? ये ध्रुवित हो जाते हैं, ध्रुवित, पोलराइज्ड, ध्रुवित हो जाते हैं। आई बात समझ में? हाँ ना बोलो बेटा। आया क्लियर दिमाग में? हाँ सर क्लियर आया। ठीक है बेटा। अब परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ध्रुवीय परावैद्युत, पहला है ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत, और दूसरा है अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आई बात समझ में? कितने प्रकार बताए भाई साहब? सर के 2 प्रकार बताए आपने, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। अब इनको समझते हैं एक डिटेल वाइज कि क्या क्या होते हैं ये। सबसे पहले ले लेते हैं बेटा ध्रुवीय परावैद्युत। पहला है अपना ध्रुवीय परावैद्युत यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युत ध्रुवीय। अब अपन जानते हैं बेटा जो अपने पदार्थ है अणुओं से मिलकर बना होता है। अणुओं में क्या होते हैं बेटा? धनावेश और ऋणावेश होता है, दोनों समान मात्रा में होते हैं, जिससे अणु क्या रहता है? उदासीन रहता है। धनावेश तो कहाँ रहता है बेटा? प्रोटॉन्स के अंदर रहता है जो नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं। और ऋणावेश किन में रहता है? इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। अभी अपन ने कल समझा था, यानी कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बनाता है। एक अणु में धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है, परंतु समान मात्रा में होने से अणु क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, बुझा हुआ होता है। ठीक है बेटा? तो अपने पास ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब क्या होता है कि अणु में धनावेश का केंद्र भी कह सकते हैं अपन और ऋणावेश का केंद्र। किसको कहेंगे? धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र। यानी कोई आवेश है अपने पास, यदि अपन उसको किसी एक बिंदु पर केंद्रित मान सकें तो उसे अपन कहते हैं आवेश का केंद्र, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। यानी अपन उसको एक बिंदु पर लेकर माना जा सके कि हाँ सारा का सारा आवेश इसी बिंदु पर केंद्रित है, तो उस बिंदु को कहते हैं आवेश का केंद्र।
धनावेश के लिए धनावेश का केंद्र, ऋणावेश के लिए ऋणावेश का केंद्र। आई बात समझ में? मैंने क्यों बताया पहले, क्योंकि अपन इसमें जब डेफिनेशन यूज़ करेंगे तब यहाँ पर केंद्र शब्द यूज़ करेंगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि धनावेश का केंद्र मैं लिखूंगा बोलूँगा तो क्या है, धनावेश का केंद्र वह है जिस बिंदु पर अणु के सारे पॉजिटिव चार्ज को केंद्रित मान के चल रहे हैं, और ऋणावेश का केंद्र वो है जहाँ पर अणु के सारे ऋणावेश को अपन केंद्रित मान के चल रहे हैं। तो जब ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अणु के धनावेश का केंद्र और किसका बेटा, अणु मॉलिक्यूल अणु होता है, तो अणु के धनावेश का केंद्र, किसका केंद्र बेटा, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र, ऋणावेश का केंद्र, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं हो। क्या नहीं हो, संपाती नहीं हो, संपाती नहीं हो, उसे कहते हैं अपन ध्रुवीय परावैद्युत। संपाती नहीं होने का मतलब है कि एक बिंदु पर नहीं हो, दोनों केंद्र अलग अलग बिंदु पर हों, तो उन परावैद्युत पदार्थों को कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। आई बात समझ में? लिखते हैं अपन इसको बेटा, वे पदार्थ, लिखे अपन इसकी डेफिनेशन, वे पदार्थ जिनके अणुओं का, किनका बेटा, अणुओं का धनावेश का केंद्र, धनावेश का केंद्र व ऋणावेश का केंद्र, धनावेश का केंद्र एवं ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होते। संपाती होने का मतलब है एक बिंदु पर नहीं होते हैं, संपाती नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। आई बात समझ में कि ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं का धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक जगह नहीं हो, अलग अलग जगह हो, उनको अपन ने नाम दिया है ध्रुवीय परावैद्युत। जैसे बेटा कौन कौन से अणु होते हैं अपने पास, HCl है, H2O है आदि, और भी ले सकते हैं बेटा, HCl, H2O आदि। ठीक है बेटा, अब समझते हैं HCl में क्या होता है बेटा, अपने पास Cl परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। Cl परमाणु ये, और अपने पास Cl परमाणु यहाँ पर और हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर। इनमें Cl परमाणु ऋणावेश के लिए है, हाइड्रोजन परमाणु धनावेश, यानी दोनों का केंद्र अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है बेटा, दोनों का केंद्र अलग अलग है यहाँ पर। इसी प्रकार अगर यहाँ देखें अपन H2O, किसको देखें बेटा, H2O, H2O में कुछ इस प्रकार रहते हैं बेटा, क्या बन गया रही ये, इस प्रकार रहता है बेटा। ये अपना ऑक्सीजन परमाणु, ये अपने हाइड्रोजन परमाणु, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इनमें क्या है कि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक बिंदु पर नहीं है इन अणुओं के अंदर। जो इनका एक अणु है, अब धनावेश और ऋणावेश दोनों दूर दूर हैं, तो ये क्या बन गया बेटा कि दो आवेश बिल्कुल पास पास हैं और विपरीत प्रकृति के, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। क्या बन जाता है बेटा, वो द्विध्रुव। क्या बन जाता है वो, द्विध्रुव। तो ये जो अणु है एक द्विध्रुव के भांति व्यवहार करते हैं। किसके अणु बेटा, परावैद्युत पदार्थ के अणु। इनके अणु
विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। आई बात समझ में? हाँ ना बोलो? ठीक है, व्यवहार करता है। हर बात समझ में आ रही जो अपन बोर्ड पर लिख रहे हैं? ठीक है बेटा, यानी कि इनका जो अणु होता है वो एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अपन उसको बाहर शब्द यूज करेंगे, एक अणु द्विध्रुव बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बेटा अपन इसको? अणु द्विध्रुव। द्विध्रुव तो है, कौन सा है? अणु वाला है, तो नाम दे दिया अणु द्विध्रुव। अब यहाँ देखें, द्विध्रुव का जो द्विध्रुव अवगुण होगा वो किधर होता है बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि इसका द्विध्रुव अवगुण इस दिशा में होगा। अब इधर देखें, यहाँ पर एक डबल बन जाएंगे बेटा, एक तो इससे इधर की ओर P1 और एक इससे इधर की ओर P2। इनका परिणामी बनेगा इस दिशा में, इनके बीच में बनेगा ना परिणामी, ये है परिणामी नेट। यानी कि इसमें भी कुल कुछ द्विध्रुव आगुण है, यानी कि जो इनके अणु में होते हैं कुछ ना कुछ द्विध्रुव आगुण मौजूद होता है, इसलिए ये द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है बेटा, जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब अपने पास विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है बाह्य, तब जो इनके सारे अणु हैं तापीय ऊर्जा के कारण, तापीय जिसको विक्षोभ भी कहता है, इनमें तापीय ऊर्जा होती है, उसके कारण अनियमित रूप से, अनियमित ढंग से बिखरे हुए रहते हैं। कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, मन मर्जी से। कैसे बेटा? बनाते हैं, अभी डायग्राम बताता हूँ आपको मैं। यानी कि जो इनके अणु हैं कुछ इस प्रकार पड़े रहते हैं बेटा, प्लस या माइनस, प्लस कोई इधर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस। यानी कि अनियमित रूप से व्यवस्थित है सारे गणों। जब कब? परावैद्युत पदार्थ जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। किसके कारण बेटा? विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर E बराबर कितना है? 0 है, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा अभी। तब उस कंडीशन में जो परावैद्युत पदार्थ, कौन सा? ध्रुवीय परावैद्युत के जो अणु होते हैं अनियमित ढंग से व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण किसी का द्विध्रुव आघूर्ण तो इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, तो ये सारे द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे इसका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है पूरे पदार्थ का, नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है बेटा? 0 हो जाता है। कितना होता है? 0। यानी कि बिखरे पड़े रहते हैं हर किधरी बेमाने ढंग से, तो टोटल जो इनका डायपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण, वो 0 होता है। अब जैसे ही अपन ने विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, जैसे ही अपन ने क्या किया बेटा? विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया। करें विद्युत क्षेत्र अप्लाई। विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया इस दिशा में, ई एक्सटर्नल। ठीक है बेटा, अप्लाई कर दिया अपन ने, ई एक्सटर्नल, राइट। अब जैसे अपन विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो अपने अणु क्या है? द्विध्रुव है, तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर क्या काम करेगा बेटा? बलागुण पैदा हो जाएगा। बलागुण क्या काम करता है? अपन ने पढ़ा है, बलागुण द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, यानी वो पकड़ के उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में सेट करने का प्रयास करता है।
जैसे अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इनके ऊपर बलागुण काम करने लग जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, द्विध्रुव तो हैं जो मन मर्जी से पड़े हुए हैं। तो वो क्या, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे जैसे ही बढ़ता जाएगा, इनके जो अणु है विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते चले जाएंगे। कैसे? इस प्रकार अगर अपन बढ़ाएं इस प्रकार, ठीक है बेटा। अब अपने पास इधर होंगे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इनका जो टोटल है पी दिशा में होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश संरेखित होता है बल आघूर्ण के कारण। ये अपन ने देखा है पहले भी जब अपन ने पढ़ा आराम से द्विध्रुव के बारे में, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, अब ये सारे एक दिशा में सेट हो गए, यानी सारे अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में हो गए। तो इस पदार्थ में कुछ नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया, आ गया किसके कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। इसलिए अपन लिख रहे हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, क्षेत्र की उपस्थिति में, क्लियर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर E नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कुछ ना कुछ है। यहाँ पर डायपोल मोमेंट भी होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा, सच्ची बात, सही बात। यहाँ पर कुछ ना कुछ पदार्थ के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया, किसके कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। इसी को कहते हैं बेटा ध्रुवण या ध्रुवित होना, कि इनमें पदार्थ के अंदर नेट द्विध्रुव आघूर्ण आ जाना, ये कहलाता है ध्रुवित होना। मैंने कहा था ना, समझाऊंगा ध्रुवित होना क्या होता है। ये होता है किसी पदार्थ के अंदर नेट द्विध्रुव आघूर्ण आ जाना, उसमें गुण आ जाना, वो कहलाता है ध्रुवित होना। फटाफट से नोट डाउन कर लो ये, ठीक है बेटा। अब पढ़ते हैं अपन दूसरा, दूसरे प्रकार। ध्रुवीय पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अध्रुवीय, नॉन पोलर, अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके अणु का धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती हो, उन्हें कहते हैं अध्रुवीय। बिल्कुल सत्य बात। ध्रुवीय में क्या बोला था कि संपाती नहीं होना चाहिए, अध्रुवीय में क्या होता है बेटा, संपाती होता है। ठीक है बेटा, लिखते हैं वे पदार्थ जिनके अणुओं का धनावेश केंद्र व ऋणावेश केंद्र, ऋणावेश केंद्र संपाती होते हैं। संपाती होने का मतलब बेटा एक ही बिंदु पर होते हैं, संपाती होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर, समझ में आया? बिल्कुल आया। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इसके अणु में द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है भाई। जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर आ गए तो क्या हुआ, द्विध्रुव रहा? नहीं रहा सर।
द्विध्रुव कब होता है? जब कुछ दूरी पर रखे हों, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़ी दूरी पर रखे हों, तब होता है अपने पास द्विध्रुव। जब एक ही बिंदु पर आ गए, संपाती हो गए, तो द्विध्रुव रहा क्या? वो नहीं रहा। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कितना है अणु का? नहीं होता है, शून्य होता है। लिख लो बोली, शून्य होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखें, जैसे H2O2 N2 CO2 आदि। जैसे अपने पास H2 का बनाए अपन 2 हाइड्रोजन परमाणु एक बिंदु पे, यह हाइड्रोजन, यह भी हाइड्रोजन। इसी प्रकार ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है बेटा। O2 CO2 का कैसे बनता है? ये कार्बन का परमाणु और ये 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक किसके पीछे, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन। ठीक है बेटा। तो इनके जो केंद्र होते हैं बिल्कुल संपाती होते हैं, या इनके अणु में द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, तो वो अपने पास क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है, तब इनमें क्या होता है बेटा? यहाँ बनाए डायग्राम अपन। यानी कि जब E बराबर 0 हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा हो, तब इनके जो अणु होते हैं उनमें प्लस माइनस एक ही जगह होते हैं। अपन इस प्रकार लिख सकते हैं इनको कि इनका जो प्लस और माइनस है दोनों एक ही जगह। इसको अपन इस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस। फटाफट से लिख देता हूँ मैं एक बार। यानी कि यहाँ पर इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना है बेटा? 0। कितना है? 0। अब जैसे ही अपन इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें, यहाँ पर अपन ने इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया, यहाँ पर E इस दिशा में लग रहा है, E एक्सटर्नल, यहाँ पर E नॉट इक्वल टू 0, मतलब बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में। तब क्या होगा बेटा? जो अणु है इसके पॉजिटिव पर तो बल लगेगा, किधर? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के दिशा में। और जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि ऋणावेश, उस पर किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। धनावेश पर बल लगता है क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो जिससे क्या होगा? इनके धनावेश और ऋणावेश थोड़ा सा विस्थापित हो जाएंगे। जो पहले बिल्कुल पास एक ही जगह थे, थोड़ा सा विस्थापन हो गए, तो इससे क्या बन गए? वो द्विध्रुव बन गए, द्विध्रुव बन जाते हैं। ठीक है बेटा। किस प्रकार? यानी कि यहाँ पर जैसे ही अपन ने यहाँ पर बाह्य फील्ड लगाया अपने पास, तो वैसे ही धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगा, और ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा। जैसे अपना E इधर लग रहा है, तो नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इधर रह जाएगा, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, हर अणु में। तो यहाँ पर अणु क्या बन गया बेटा? अब एक द्विध्रुव बन गया, जिसे अपन अणु द्विध्रुव कहते हैं। अणु द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पर P अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया, तो यहाँ पर नेट P 0 होगा क्या? नहीं होगा सर। अब ना कुछ पदार्थ के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण आ चुका है, प्रेरित हो चुका है। ठीक है, ये अपना जो पदार्थ है ध्रुवित हो चुका है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ सर, ठीक। ओके, अब लिखते हैं बेटा ध्रुवण की परिभाषा। किसकी परिभाषा? ध्रुवण की परिभाषा। कि ध्रुवण किसे कहते हैं? पदार्थ का ध्रुवित हो जाना। ध्रुवण किसे कहते हैं? पोलराइजेशन। परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण प्रेरित हो जाना, प्रेरित हो जाना ध्रुवण कहलाता है, हो जाना ध्रुवण कहलाता है। आया बार समझ में? ध्रुवण किसे कहते हैं? पोलराइजेशन की परावैद्युत पद को अपन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा, इसे ही कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ओके। अब लिखते हैं बेटा एक और अपने पास रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। एक वर्ड आएगा अपने पास रेखीय समदेशिक, कुछ परिभाषाएं हैं। समदेशिक परावैद्युत पदार्थ है तो परावैद्युत, पर कैसे वाले हैं? रेखीय समदेशिक। रेखीय से मतलब है यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण आया है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो तथा उसके अनुदिशी हो, तो उन पदार्थों को कहते हैं अपन रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। लिखते हैं अपन इसकी परिभाषा कि वे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती एवं उसके अनुदिश, किसके बेटा? विद्युत क्षेत्र एवं उसके अनुदिश होता है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा अपन? रेखीय समदेशिक। रेखीय शब्द आ गया ना यहाँ पर, उसकी अनुदिशी रेखीय समान दिशा में समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। लिखने का काम बहुत सारा है इसमें, कहलाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है बेटा जी। अब इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश पोलराइजेशन वेक्टर, जिसे कैपिटल पी से लिखते हैं, कैपिटल पी। ठीक है, ये किसको कहेंगे? जो अपने पास परावैद्युत पदार्थ के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण आया है, वॉल्यूम में आएगा पूरे आयतन में, तो उसके इकाई आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण है उसे ही कहते हैं ध्रुवण सदिश। यानी इकाई आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ उसे अपन कहते हैं ध्रुवण सदिश पोलराइजेशन वेक्टर। क्या लिखी इसका क्या हो जाएगा बेटा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में, इकाई आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? पी से, ध्रुवण सदिश कहते हैं, कैपिटल पी से, पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है बेटा। अब एक और चीज, ये अपन ने समझ लिया सब कुछ, ध्रुवण क्या है, रेखीय समदेशिक क्या है, फिर अपने पास ध्रुवण सदिश क्या है। ध्रुवण सदिश क्या है बेटा कि इकाई आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हुआ भाई साहब, वही है ध्रुवण सदिश। यहाँ जो रेखीय समदेशिक पदार्थ होते हैं, रेखीय समदेशिक पदार्थ के लिए, कौन से बेटा? रेखीय समदेशिक पदार्थ के लिए
ध्रुवण सदिश कैपिटल P, याद रखें कैपिटल P बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती, बाह्य विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, अभी देखा ही अपन ने कि द्विध्रुव आघूर्ण जिनके रेखीय विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है उसी को अपन ने रेखीय समदेशिक पदार्थ भी कहा था। अब ध्रुवण सदिश क्या है, एक तरह से द्विध्रुव आघूर्ण ही इकाई आयतन में, तो ये भी समानुपाती होगा। तो P प्रोपोर्शनल है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अपने पास एक कांस्टेंट राशि आती है, इसको कहते हैं काई। इसको क्या कहते हैं बेटा, काई ई, काई कहते हैं। काई यहाँ पर क्या है, विद्युत प्रवृत्ति है। क्या है, विद्युत प्रवृत्ति है, विद्युत प्रवृत्ति है। जो कांस्टेंट आया अपने पास काई, वो कहलाता है विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये काई बराबर क्या हो गया बेटा, P अपॉन E। अगर इसकी परिभाषा लिखें तो अपन क्या हो जाएगी कि रेखीय समदेशिक परावर्तित पदार्थ के लिए ध्रुवण सदिश तथा बाह्य विद्युत क्षेत्र का अनुपात विद्युत प्रवृत्ति कहलाता है। क्लियर है। काई, यह बेटा जो काई है विद्युत प्रवृत्ति परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक है। परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक है, ध्रुवता का मापक, यानी कि वो पदार्थ कितना ध्रुवित हो सकता है उसका मापक कौन है बेटा, विद्युत प्रवृत्ति। क्या है, विमाहीन है। क्या बेटा, ये विमाहीन है। आई बात समझ में, सिंपल। परिभाषा क्या लिखेंगे अपन, अगर काय की अपने से पूछ लेता है तो कि सब रेखीय समदेशिक पदार्थ के लिए ध्रुवण सदिश तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात विद्युत प्रवृत्ति कहलाता है। ये किसका मापक है बेटा, ध्रुवता का मापक। किसके, परावैद्युत पदार्थ के। विमाहीन होता है। ठीक है बेटा, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अब पढ़ेंगे अपन धारिता अगले वीडियो से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करो, दोस्तों को बताओ, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।